हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और पावलाव के लर्निंग की थ्योरी यानी पावलाव का अधिगम का सिद्धांत लास्ट वीडियो में कवर किया था। अधिगम का सिद्धांत जान लिया था, जो उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर, उसको भी थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया था शॉर्ट में। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं अच्छे से उसको थोड़ा सा समझा दूंगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया। और मैं बुक से इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी बीएड का एग्ज़ाम होना है। तो बीएड के एग्ज़ाम में उन्हें थ्योरी लिखनी होती है, तो थ्योरी के लिए थोड़ा सा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको आंसर भी उतने पेजेस का लिखना होता है, तो थोड़ा सा मैटर ज़रूरी रहता है। कुछ खुद से बनाया, कुछ नोट्स का हो गया, कुछ बुक का हो गया, इस तरह से करके मैटर हो जाता है। इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा बुक से पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि कुछ महीने रह गए हैं बीएड वाले बच्चों के एग्ज़ाम में। और अगर आपको कोई अपना सिलेबस का टॉपिक ना मिल रहा हो तो आप टॉपिक का जो है सब्जेक्ट का नाम और जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम ये लिख करके मुझे कमेंट में सेंड कर दें। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आपको कोई नोट्स या फिर कहीं से भी जैसे मैटर मिलता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। और इसके अलावा जो बच्चे यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी बीएड वगैरह कर रहे हैं, आगे यूपी टेट सी टेट करना है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी आपके टीचिंग वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जाता है लर्निंग। तो आज हमने अनुबंधन का सिद्धांत तो देख लिया था। अब क्या दशाएं हैं, किन कंडीशंस में, किन दशाओं में अनुबंधन होता है उसके बारे में देखेंगे। क्या सिद्धांत होते हैं अनुबंधन के, कौन कौन से सिद्धांत अनुबंधन के हैं, ठीक है। और ये जो पियाजे ने सॉरी ये जो पावलाव ने जो एक्सपेरिमेंट दिया है, जो प्रयोग दिया है, इसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, क्या इसका एक एजुकेशनल पर्पज़, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वो भी देखेंगे, ठीक। और इस तरह से पावलाव की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अनुबंधन की दशाएं क्या दशाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए 4 दशाएं जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक उद्दीपक और अनुक्रिया का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक, फिर उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब एक क्रम में जो है होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया, मतलब ज़्यादा समय अंतराल अगर कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो सीखना प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही समय के अंतर्गत तुरंत, मतलब ठीक है, लगभग यहाँ जैसे लिखा हुआ आधा सेकंड, ठीक। तो इस तरह से पहले अस्वाभाविक उद्दीपक फिर तुरंत स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत कम समय अंतराल नहीं होना चाहिए उनके बीच में, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सीखना प्रभावशाली नहीं होता। तो पहली दशा तो ये हो गई। दूसरी क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो इससे पहले जो इनका प्रयोग है पावलाव का, उस पर मैंने जो वीडियो अपलोड करी है आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, ठीक है, अनुक्रियाएं क्या हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक जो होता है उसको अस्वाभाविक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, ये भी एक दशा है, ठीक है। तीसरी दशा क्या आ जाती है कि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कई बार दोहराना होता है। एक बार आपने कर दिया तो उससे अनुबंधन नहीं होगा। जब कई बार वही चीज़ रिपीट रहेगी तो जो प्राणी है वो उस चीज़ के प्रति अनुबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथी दशा क्या है, अनुबंधन के समय उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई बाहर का विरोध नहीं होना चाहिए, जैसे कि घंटी की आवाज़ और जो भोजन मिलने की स्थिति थी। अब पता चले कि घंटी की आवाज़ ही नहीं आ रही, बाहर से इतना शोर आ रहा है, कुत्ते को घंटी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, अनुबंधन कैसे होगा, ठीक। कभी सुनाई दे रही, कभी नहीं सुनाई दे रही, नहीं, लंबे समय तक जब वो अनुबंधित हो जाएगा कि हाँ घंटी बजने पर भोजन मिलता है, तो उसके प्रति अनुबंधित हो जाएगा कि घंटी बजेगी भोजन आएगा। अब घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, बाहर से इतना शोर आ रहा है या कोई अवरोध आ रहा है, तो फिर वो अनुबंधन नहीं हो पाएगा सही से। तो ये दशाएं हैं अनुबंधन के कि ये सारी चीज़ें होंगी तभी अनुबंधन अच्छी तरीके से होगा और जो अधिगम है वो प्रभावशाली होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अनुबंधन के सिद्धांत, ठीक है। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है थ्योरेटिकल, वो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स वगैरह बना सकते हैं, आपके लॉन्ग आंसर में काम आ सकता है अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं अनुबंधन के। पहला है उत्तेजन, यानी एक्साइटेशन, एक्साइटेड होना, ठीक है। अनुबंधित उद्दीपक को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर अनुबंधन के फलस्वरूप क्या होता है, प्राणी में उत्तेजना आ जाती है, जिससे वो अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए तत्पर हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया घंटी और भोजन वाला। फिर है विलोपन वाला, ठीक है। अगर कई बार जो होता है प्राकृतिक उद्दीपक नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, प्राणी अनुक्रिया करना बंद करे। जैसे कि जो कुत्ते का सिद्धांत मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा। जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, घंटी से अनुबंधित हो गया था कुत्ता कि घंटी की आवाज़ आएगी तो भोजन मिलेगा, ठीक है।
तो वो अनुबंधित हो गया। तो इसके अंदर क्या हुई, उत्तेजना हो गई, क्या भोजन मिल रहा है, अनुक्रिया करने के लिए वो उत्तेजित हो उठा, उसके मुंह से लार निकलने लगी। विलोपन में क्या हुआ कि कई बार ऐसा किया गया, सिर्फ घंटी बजा दी गई, भोजन नहीं दिया गया। तो शुरू शुरू में तो पहले लार आती गई, लेकिन फिर जब कुत्ता जान गया कि सिर्फ घंटी बज रही है, भोजन नहीं आ रहा है, तो क्या हुई, वो लार आने की जो प्रक्रिया थी वो विलुप्त हो गई। ठीक, क्यों, क्योंकि वो जान गया कि अब भोजन नहीं मिल रहा है। तो अनुबंधित अनुक्रिया क्या करना, उसने बंद कर दिया, लार उसकी निकलना बंद हो गई। स्वतः पुनर्लाभ, इसमें क्या होता है, विलोपन के कुछ समय उपरांत यदि प्राणी के समक्ष अनुबंधित उद्दीपक को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो फिर से वो क्या होता है, अनुक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी फिर से अगर इस तरह से किया जाए, घंटी के बजाने के बाद फिर उसको भोजन दिया जाए, तो फिर से वो जो है अनुबंधित अनुक्रिया करना, यानी कि जो भोजन के देखने के बाद उसके मुंह में लार आती है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी कि एक बार अनुबंध जब स्थापित हो जाता है तो क्या होता है, उसके मिलते जुलते उद्दीपकों से भी वो क्या करता है, उसी तरह जैसे घंटी से मिलती जुलती आवाज़ भी आएगी तो भी बहुत संभवता ये हो जाता है कि उसके मुंह पे लार आने लग जाए। ठीक है, कि मतलब घंटी से मिलती जुलती आवाज़ आई है तो उसको ये लगे कि मतलब कुछ घंटी जैसी आवाज़ है और अब भोजन मिलेगा। ठीक, तो ऐसा भी हो जाता है सामान्यीकरण, मतलब कुछ मिलता जुलता जो है उद्दीपक अगर उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। उद्दीपक विभेदन क्या होता है, अनुबंध के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर, ठीक है, प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा समान उद्दीपक धीरे धीरे विभेद करने लगता है। ठीक है, जब ज़्यादा प्रयासों की संख्या बढ़ा जाए तो वो क्या करने लग जाता है, विभेद करने लग जाता है। ठीक, जो आपका मूल जो अनुबंधित उद्दीपक है और जो उससे मिलता जुलता उद्दीपक है, ठीक है, जो ओरिजिनल घंटी की आवाज़ है जो उससे मिलती जुलती, उसमें विभेद करना लग जाता है। फिर है बाह्यावरोध। ठीक है, यानी कि अगर कुछ अवरोध आ जाता है तो अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ धीमी हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, कुछ उसमें रुकावट आ जाती है। ठीक है, जैसे बाहर से बहुत शोर आ रहा है या कुछ, तो अनुबंधन की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत कुछ जो है बाधा आ जाती है। फिर हो गया उसके बाद कालिक क्रम। ठीक है, कालिक क्रम में क्या होता है, अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच अंतराल अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अनुबंधन कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा समय अंतराल बढ़ा दिया, लगातार व्यक्ति को जो है वो प्रस्तुत करते गए तो अनुबंधित रहेगा। जैसे कि घंटी की आवाज़ के बाद में भोजन दे दिया, ठीक है, कुछ ही समय बाद अनुबंधित हो गया। ठीक है, समय अंतराल को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होता है, फिर अनुबंधन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। द्वितीय कोटि अनुबंधन क्या है, किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करने पर नवीन उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया के लिए अनुबंधित हो। ठीक, मतलब दूसरे भी किसी उद्दीपक को अगर प्रस्तुत कर दिया जाए तो भी क्या होता है, जो नई उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया होने लग जाती है। ठीक है, या नई उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया के लिए प्राणी जो है वो अनुबंधित हो जाता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चलने के कारण थोड़ा सा भी मैं उतना अच्छे से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि बीएड के बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर इतना सारा बड़ा सिलेबस है तैयार करना, थ्योरी याद करना, इतनी डेफिनेशंस होती हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब चीज़ें याद करना समझना बहुत समय लगता है। तो बीएड के बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो डाल रही हूँ ताकि वो समझ भी लें और साथ ही साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, या एटलीस्ट उनके एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी जितनी भी हो सके। और फिर उसके बाद मैं अच्छे से वीडियो फिर से दोबारा जो है इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता करके नोट्स वगैरह, जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार होता है, मैं ये सारे एक्सपेरिमेंट जो मैंने अभी बताए हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन हो रही है या परेशानी हो रही है, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बता दिया कि इमरजेंसी में अगर आपको कहीं से नोट्स या मैटर नहीं प्रोवाइड हो रहा है या कोई समस्या आ रही है तो आप इससे अपना काम चला सकते हैं, और बाद में तो मैं नोट्स वगैरह तो प्रोवाइड करा ही दूँगी। ठीक, या फिर मतलब अच्छे से उसको समझा दूँगी कायदे से। तो पुनर्बलन आ जाता है। पुनर्बलन में क्या होता है, अनुबंधन को पुनर्बलित करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक भी बीच बीच में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये सारी इतनी चीज़ें थी और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और मोस्टली तो वैसे अनुबंधन के सिद्धांत पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये उस चीज़ के लिए जैसे पावलाव का सिद्धांत पूछा गया आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, कि पावलाव के सिद्धांत के बारे में बताना है या उनका प्रयोग बताना है, तो जाहिर सी बात है आपको एटलीस्ट 6 पेज और समथिंग लिखने होते हैं थ्योरी में, या जितना भी अगर आप आपके टीचर्स आपके गाइड आपको बोलते हैं आप उतना लिख सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई मैटर नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या लिखें, आगे क्या मतलब लिखना है, तो आप इससे काम चला सकते हैं, ये भी आपके लिखने के काम आ जाएगा। ठीक,
ये शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी शॉर्ट में या लॉन्ग में कि पावलाव के जो उसने सिद्धांत दिया था, पावलाव ने अनुबंधन का सिद्धांत, उसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, तो ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। या कोई भी चाहे थॉर्नडाइक हो गए या फिर पावलाव हैं या जो अदर मनोवैज्ञानिक हैं उनके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। बालकों में लगभग सभी आदतों का निर्माण क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि स्वच्छता, सफाई से रहने की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान। ये सारी आदतें हम बालकों में डाल सकते हैं इस सिद्धांत के मतलब अनुबंधित करके उन्हें, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा हम बालकों में ये सारी अच्छी आदतों को डाल सकते हैं। सेकंड क्या है, बालकों को विभिन्न प्रकरणों को सिखाने में अनुबंधित अनुक्रिया भी जाहिर सी बात है, ठीक है। अनुबंधित करके उन्हें सिखा सकते हैं, जैसे कि शब्दार्थ है, गुणा है, भाग है, पहाड़े हैं। ये सब सिखाते समय भी छात्र क्या कर सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है, सिद्धांत का प्रयोग कर सकता है। बुरी और अवांछित आदतें यानी कि जो गलत आदतें हैं, भय है, असमान व्यवहार है, इनको हटाने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। स्कूली पढ़ाई लिखाई, विद्वानों, अध्यापकों के प्रति छात्रों को उचित दृष्टिकोण, एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि अनुकूलन गलत हो गया तो व्यक्ति भय, घृणा, अंधविश्वास जैसी जो है प्रतिक्रियाएं कर सकता है। मानसिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं उन्हें पढ़ाने के लिए, उन्हें ट्रेन करने के लिए या प्रशिक्षित करने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें अनुबंधित करके सिखाया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट शैक्षिक निहितार्थ है, किस तरीके से हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बीएड में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है। तो आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।